यस सर। मतलब सिंपल लिपिड हो गया, कॉम्प्लेक्स लिपिड आज स्टार्ट करना है। यस सर। ठीक है, चलो अब आप लोग लिख लो उधर में कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। तो सेकंड वाला हम लोगों को देखना है, और सेकंड वाला जो है, you write now the complex lipids, and these complex lipids are also called as compound lipids. तो बच्चों कॉम्प्लेक्स लिपिड या कंपाउंड लिपिड जो हैं, इनके पास अल्कोहल और प्लस जो मैंने आपको फैटी एसिड बताया था, उसके अलावा और भी चीजें होती हैं। तो अब हमने देखना है वो क्या क्या चीज इनमें प्रेजेंट हो सकते हैं। सो इसमें लिख लेना besides alcohol and fatty acids, besides alcohol and fatty acid, they also contain some other constituents. और बच्चों इसमें जैसे प्रेजेंट हो सकता है फॉस्फेट, और या इसमें हो सकता है जैसे बेसिस, और या इसमें हो सकता है कार्बोहाइड्रेट, और या तो बच्चों हो सकता है प्रोटीन। Besides alcohol, fatty acids, they also contain some other constituents like phosphate, bases या carbohydrate और proteins. और फुल स्टॉप करके लिखना 10 they are of following types. तो अब अगर आप लोगों को याद होगा, पहला टाइप जो कॉम्प्लेक्स लिपिड का था वो फॉस्फोलिपिड्स था। और फॉस्फोलिपिड में लिख लेना दे आर फॉस्फेट कंटेनिंग लिपिड्स। दे आर फॉस्फेट कंटेनिंग लिपिड्स। और बच्चों अगर मैं आप लोगों को ये फॉस्फोलिपिड बता दूं, और ये फॉस्फोलिपिड जो है ये बराबर होगा, सबसे पहले अल्कोहल तो होना ही होना है फैट में, और फैटी एसिड तो होने ही है, बिकॉज लिपिड्स आर ईस्टर्स ऑफ अल्कोहल एंड फैटी एसिड। और इनके एक्स्ट्रा इनमें होता है फॉस्फेट, और प्लस इनमें होता है बेस। और ये हम लोग कह सकते हैं इस फॉस्फोलिपिड का टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने। आप लोग ऊपर देख लो, कहा था मैंने अल्कोहल और फैटी एसिड के अलावा इनमें हो सकता है फॉस्फेट, इनमें हो सकता है बेस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो लेकिन इन फॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट होता है और प्लस होता है बेस। अब फॉस्फोलिपिड डिपेंडिंग अपॉन द अल्कोहल, डिपेंडिंग अपॉन द अल्कोहल, they are further of two types. Depending upon the alcohol, they are further of two types. तो एक अगर आप लोगों को याद होगा, एक आप लोगों को बताया था मैंने what
क्या किसी को याद है फॉस्फोलिपिड का कितना टाइप था? 2 टाइप। 2 टाइप। क्या क्या था? एक था ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड और दूसरा था स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। जरा सारे बच्चे वो लिपिड का पहला या सेकंड पेज पे आप लोगों को एक लिपिड का क्लासिफिकेशन बताया था, चार्ट बताया था। जरा सारे बच्चे वो चार्ट देख लो पहले। लिपिड जहां से आप लोगों ने स्टार्ट किया है, लिपिड का पहला पेज पे या सेकंड पेज पे वहां पे एक चार्ट दिया होगा लिपिड का क्लासिफिकेशन का। अब बताओ लिपिड उसमें कितना दिया है, कितने टाइप्स दिया है लिपिड? 3। पहला लिपिड क्या है? सिंपल। दूसरा क्या बताया था? कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स, तीसरा क्या था? डिराइव्ड। डिराइव। जरा देख लो कॉम्प्लेक्स लिपिड में कितने टाइप्स हैं। क्या है पहला कॉम्प्लेक्स लिपिड का टाइप? फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड कितने टाइप्स हैं? 2 दो। टाइप्स एक क्या है? ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड। दूसरा क्या है? स्पिंगोल फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड्स। गुड। और अब बताओ कॉम्प्लेक्स लिपिड का सेकंड टाइप? ग्लाइको। ग्लाइकोलिपिड्स, और ग्लाइकोलिपिड में कितने टाइप्स? 2 दो। टाइप्स। एक सेरिब्रोसाइड और एक क्या होगा? यस, गैंग्लियोसाइड। ग्लिन, और फिर कॉम्प्लेक्स लिपिड का तीसरा टाइप क्या है उधर? लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स। तो फिलहाल मैं आप लोगों को फॉस्फोलिपिड के बारे में बता रहा हूँ। अब देखो इन फॉस्फोलिपिड में इस अल्कोहल पे डिपेंड है, या तो ये ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड होगा या तो ये स्फिंगोफॉस्फोलिपिड होगा। और अब इसमें से जो है ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड में, इनमें जो अल्कोहल होगा वो ग्लिसरॉल होगा। तो लिखो दे कंटेन ग्लाइसरॉल या ग्लिसरॉल एज अल्कोहल। और इसीलिए इनको हम लोग ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड कहते हैं। तो अब देखो बच्चों यहाँ में बिल्कुल डिफाइन हो गया। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि जो ये ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड है, और ये ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड अल्कोहल की जगह में ग्लाइसरॉल लूंगा और प्लस फैटी एसिड होगा उसमें और प्लस फॉस्फेट ही होगा और बच्चों प्लस इसमें बेस होगा। अब अल्कोहल डिफाइन हो गया। अभी मैंने यहाँ जनरल अल्कोहल लिखा था, अब अल्कोहल जो है वो ग्लाइसरॉल आ गया। तो जब भी अल्कोहल ग्लाइसरॉल आएगा तो उनको हम लोग कहते हैं ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड। आर यू डन विद दिस? जो हो गया ये? तो अब आप लोग एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल लिख लेना इसका। फॉस्फेटिडाइल फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमाइन, और इसको हम लोग शॉर्टली जो है सिफेलिन कहते हैं। और दूसरा होगा फॉस्फेटिडाइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन, और इसको हम लोग लेसिथिन कहते हैं। Phosphatidyl ethanol amine or phosphatidyl choline, and they are the two examples of glycerophospholipid. तो अब देख लो बच्चों, इसमें से हम लोग पहले फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमाइन को लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमाइन या सेफेलिन। सेफेलिन contains base ethanol amine and is present in cell membranes of
नर्वस टिश्यू। और बच्चों या तो लिख लेना सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ नर्व सेल्स। आप लोगों ने कभी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सुना है सेल मेम्ब्रेन का, सिंगर निकोलसन मॉडल? बच्चों आप लोगों में किसी ने सुना है कभी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? नो सर। हाँ चलो, फ्लूइड हम लोगों का जो मेम्ब्रेन है सेल का, वो सेल का मेम्ब्रेन जो है फॉस्फोलिपिड का बना होता है, इन्हीं का, फॉस्फोलिपिड का। और जो फॉस्फोलिपिड हमारे सेल मेम्ब्रेन में है, और वो फॉस्फोडाइल इथेनॉल एमाइन होता है, कोलिन होता है, इनोस्टॉल होता है, फॉस्फोडाइल सीराइन होता है, कार्डियोलिपिन होता है, मतलब बहुत ज्यादा है। तो आप लोगों को दो का जो है नाम लिखना है। एक वहां में ये उधर में एक टी शर्ट होगा वॉशरूम में, वो सब cephalin contains base ethanol amine and is present in cell membranes of nervous tissue। तो सेल मेम्ब्रेन ऑफ नर्वस टिश्यू में ये प्रेजेंट होता है। तो अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, इसको आप अलग से दो देना उधर ही। और अब देखो, मैं पहले आपको स्ट्रक्चर सिखाऊंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये देखो यहाँ में ग्लाइसरॉल है, अल्कोहल। तो ग्लाइसरॉल में आप लोगों को पता है कि 3 कार्बन एटम होता है, एक कार्बन ऐसे होगा और दूसरा कार्बन फिर ऐसे होगा और तीसरा कार्बन ये वाला होगा। तो बच्चों आप लोगों को मैंने जब ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल दिखाया था तो बताया था कि ये वाला अटैच रहता है फैटी एसिड के साथ, और ये वाला कार्बन भी जो है अटैच रहता था फैटी एसिड के साथ। और अब ये वाला कार्बन एटम ग्लाइसरॉल का फैटी एसिड के साथ अटैच नहीं रहता है, ये अटैच रहता है फॉस्फेट के साथ, और वो फॉस्फेट जो है वो ऐसे रहता है। अब देखो बच्चों, ये फॉस्फेट जो है अब अटैच रहता है इथेनॉल के साथ, और वो इथेनॉल कुछ ऐसे होगा। अगर मैं लूंगा यहाँ में CH2 और O लूंगा मैं यहाँ पे OH, और फिर यहाँ में लूंगा CH2 और यहाँ में OH होगा, ये तो इथेनॉल होगा। और इथेनॉल एमाइन मतलब अगर मैं इसमें एमाइनो ग्रुप डाल दूं और ये एमाइनो ग्रुप में मैं पॉजिटिव चार्ज रख लूंगा तो ये वाला हो गया इथेनॉल एमाइन। अब ये इथेनॉल एमाइन और ये फॉस्फेट आपस में रिएक्ट करेगा और यहाँ पे ये बाइंड हो जाएगा। तो अब देखो इसको, ये वाला पार्ट को और इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं फॉस्फेटिडाइल। इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं फॉस्फेटिडाइल। और ये देखो बच्चों, ये यहाँ में इथेनॉल एमाइन है, और अगर जब ये इथेनॉल एमाइन इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा तो कहेंगे फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमाइन। और क्या था इसका कॉमन नेम फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमाइन का? बच्चों क्या था कॉमन नेम इसका फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमाइन का? सिफेलिन नाम था। तो ये है इस फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमाइन का स्ट्रक्चर। और ये फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल सिफेलिन जो है हमारे नर्व सेल के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और ये याद रख लेना, ये यहाँ में फैटी एसिड है, दिस वन, और ये यहाँ में फैटी एसिड है, और ये यहाँ में फॉस्फेट है, और बच्चों ये यहाँ में इथेनॉल एमाइन है, और इसीलिए फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमाइन है, मींस दीज आर द फैटी एसिड्स। और ये वाला जो है ये फॉस्फेट, और बच्चों ये वाला जो है यहाँ में आप लोगों को याद रखना है, दिस इज इथेनॉल एमाइन। और ये वाला जो होगा दिस इज ग्लिसरॉल। और जब ये, अब बताओ मुझे फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमाइन में या फॉस्फोलिपिड में, इन फॉस्फोलिपिड में आप बताओ कितने ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल हैं? 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? बच्चों फॉस्फोलिपिड में आप कितना ग्लिसरॉल है? 1 है, 2 है या 3 है या 4 है? हाँ एक ही है ना यहाँ पे,
अरे आप लोग बोलते जाओ यार कुछ, यार आप लोग पागल कर रहे हैं यार, आप लोग मतलब बोल ही नहीं रहे कुछ उधर से। तो यहाँ में एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल है और यहाँ पे एक फैटी एसिड है और फिर यहाँ पे दूसरा फैटी एसिड है, मतलब फॉस्फोलिपिड में दो फैटी एसिड होता है और एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल होगा और प्लस एक फॉस्फेट होगा और एक बेस होगा। और ये इथेनॉल एमाइन जो है ये याद रख लेना, ये यहाँ में बेस है। और अब आप लोग नेक्स्ट वाला लिख लेना, मैं आप लोगों को बता दूंगा अब इसके बारे में, फॉस्फोरेडॉल कोलिन के बारे में, और जिसका नाम है लेसिथिन। तो लिखना लेसिथिन के बारे में, लेसिथिन is present in cell membranes, और ये प्रेजेंट होता है एग योक में। और बच्चों एग का योक का मतलब क्या होता है, जो एग का येलो वाला हिस्सा होता है, और एग के येलो वाले हिस्से में फैट होता है और एग का व्हाइट वाले हिस्से में प्रोटीन होता है। और वो फैट जो एग के हिस्से में होता है वो ये लेसिथिन भी होगा, और प्लस लेसिथिन भी प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब देखो इस लेसिथिन का स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा इधर में, यहाँ मैं वही लूंगा, कार्बन एटम ग्लाइसरॉल ही लूंगा, और ये ग्लाइसरॉल है इधर, ये CH2 है, और यहाँ में ये CH है, और फिर यहाँ में CH2 है, और यहाँ में O होगा, O होगा, O होगा, और ये यहाँ में अटैच होगा अब फैटी एसिड के साथ, सेम जैसे मैंने आप लोगों को सेफेरिन का स्ट्रक्चर बता दिया। और ये भी यहाँ में फैटी एसिड के साथ अटैच होगा, और बच्चों ये भी यहाँ में फॉस्फेट के साथ अटैच होगा, और ये फॉस्फेट जो है अटैच होगा इथेनॉल एमाइन के साथ। और ये मैंने इथेनॉल एमाइन लिया था ये वाला, यहाँ में इथेनॉल एमाइन था, तो लेकिन अब मैं यहाँ में 3 हाइड्रोजन की जगह में मैं लाऊंगा 3 मिथाइल ग्रुप, और वो मिथाइल ग्रुप ऐसे होगा CH3 CH3 और वो होगा CH3। और बच्चों इसको हम लोग कहते हैं कोलिन, ये वाला इस बेस को। और यहाँ पे देखो इथेनॉल एमाइन में NH3 था, और लेकिन कोलिन में CH3 होता है। अब आप लोगों को मैं इसको कंपेयर कराऊंगा मेम्ब्रेन के साथ। हम लोगों का जो मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, और वो सेल मेम्ब्रेन में आप लोग याद रख लेना फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है ऐसे। आपको बॉटनी टीचर सेल बायोलॉजी में पढ़ाएंगे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। और ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है, अब बच्चों इसमें क्या आएगा, इसमें यहाँ में मैं इस एक फॉस्फोलिपिड को बाहर निकालूंगा, और ये मैंने यहाँ में फॉस्फोलिपिड रखा, और मैं इसका नाम दूंगा इधर में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये एक फॉस्फोलिपिड लेयर है और ये एक फॉस्फोलिपिड लेयर, तो मैं नाम दूंगा इसको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इन सेल मेम्ब्रेन। और अब मैं इस फॉस्फोलिपिड को दिखाऊंगा एक को। तो बच्चों इस फॉस्फोलिपिड में ये वाला जो यूनिट होता है इसको हम लोग कहते हैं पोलर हेड, और जो ये वाला दो है इसका और इसका नाम, और ये है नॉन पोलर टेल्स। जरा बच्चों पोलर मॉलिक्यूल चार्ज होता है या पोलर मॉलिक्यूल अनचार्ज होता है? 4 सर। चार्ज होता है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, वो अनचार्ज होगा। अब देख लो आप इधर में जो ये वाला फैटी एसिड है आप लोगों को बताया था हाइड्रोफोबिक होता है, और ये वाला फैटी एसिड हाइड्रोफोबिक होता है। और बच्चों इसमें देखो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे आपको मिलेगा चार्ज, और इसीलिए फॉस्फोलिपिड का जो ये वाला पार्ट है दिस वन एंड इट फॉर्म्स द पोलर हेड, और फॉस्फोलिपिड का जो ये वाला पार्ट है और फॉस्फोलिपिड का जो ये वाला पार्ट है ये बनाता है नॉन पोलर टेल्स।
तो इसका मतलब यहाँ में हमें ये याद रखना है कि जो फॉस्फोलिपिड का जो फैटी एसिड है और वो बनाता है टेल्स, और जो फॉस्फोलिपिड का जो ये बेस और फॉस्फेट है वो बनाता है हेड। और फिर हम लोग इस फॉस्फोलिपिड का एक कार्टून से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो फॉस्फोलिपिड का कार्टून ये है। तो इसका का मतलब है ये, और इन दोनों का मतलब है ये फैटी एसिड और ये फैटी एसिड। और ये जो यहाँ में स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलीन। और फॉस्फेटिडाइल कोलीन का जो कॉमन नेम था और वो बच्चों लेसिथिन था। सॉरी वो हाँ लेसिथिन था। और ये लेसिथिन सेल मेम्ब्रेन में भी होता है ऐसे, और प्लस ये एग के योक में भी प्रेजेंट होता है। और ये स्ट्रक्चर जो है एनसीईआरटी ने दिया है। अब जब भी आपको इसका कंपैरिजन करवाया जाता है वो इसके साथ करवाया जाता है कि किसका नाम सिफेलिन है। सिफेलिन का मतलब सिफा मतलब हेड, और ये हमारे हेड में होता है, ब्रेन में होता है, नर्वस टिश्यू में होता है। और इसका नाम सिफेलिन है जहाँ इथेनॉल एमाइन आएगा, और जहाँ कोलिन आएगा और वो वहां पे ये आएगा सिलेसिथिन आएगा। तो इधर में आप लोग लिख सकते हैं इथेनॉल एमाइन, इथेनॉल एमाइन एंड कोलिन। और बच्चों कोलिन है एन ट्राइमिथाइल इथेनॉल एमाइन। एन ट्राइमिथाइल इथेनॉल एमाइन आर बेसिस, और बेसिस प्रेजेंट इन फॉस्फोलिपिड्स। तो ये देखो फॉस्फोलिपिड का बताया था मैंने आप लोगों को, बेसिस प्रेजेंट होता है ये। और ये जो एक मैंने आपको इथेनॉल एमाइन बताया और दूसरा कोलिन बताया, और ये कोलिन का मतलब है एन ट्राइमिथाइल इथेनॉल एमाइन, क्योंकि ये तो इथेनॉल एमाइन था, इसके एन पे 3 मिथाइल ग्रुप आ गया, तो इसीलिए एन ट्राइमिथाइल इथेनॉल एमाइन इज व्हाट, द कोलिन। आर यू डन विद दिस? यस सर। तो अब देखो नेक्स्ट मैं आप लोगों को इधर बता दूंगा, ये अगर मैं इथेनॉल एमाइन, ये केमिस्ट्री का बड़ा बेसिक सा पॉइंट है। इथेनॉल एमाइन, इथेन होता है CH3 CH3 इथेन। तो बच्चों अब इथेन में इथेनॉल आ गया, तो जब इथेनॉल ये OH ग्रुप आएगा तो OH हो जाएगा, और प्लस इथेनॉल एमाइन, और मींस ये हमें अमाइनो ग्रुप आया है। और ये अमाइनो ग्रुप हम लोग NH2 भी लिख सकते हैं, और या अगर NH3 लिखेंगे तो फिर पॉजिटिव चार्ज डालना है नाइट्रोजन में। और अगर मैं कहूंगा कि इथेनॉल एमाइन, यही इथेनॉल एमाइन कहूंगा मैं, और लेकिन इस इथेनॉल एमाइन पे मैं इस नाइट्रोजन पे 3 मिथाइल ग्रुप ऐड करूंगा, और ये 3 मिथाइल ग्रुप है इधर, एक सपोज मिथाइल है और एक मिथाइल है और एक मिथाइल है इधर। अब इसमें से आप लोगों को ये याद रखना है, ये वाला होगा इथेनॉल एमाइन, और बच्चों इसको हम लोग कहते हैं कोलिन। और इसीलिए कहा था मैंने एन ट्राइमिथाइल इथेनॉल एमाइन इज कोलिन। सो राइट द नेक्स्ट पॉइंट, phospholipids phospholipids like glycerophospholipids phospholipids contains one glycerol, and 2 fatty acids। और ये इंपॉर्टेंट कर देना, ये आप लोगों को ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल के साथ इसको कंपेयर करवाया जाता है।
और ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल में एक ही ग्लिसरॉल था, बट वहां में 3 फैटी एसिड था, और इधर में 2 फैटी एसिड होता है और एक ग्लिसरॉल होता है। Phospholipids like glycerophospholipids contain one glycerol and two fatty acids that are connected by two ester bonds. और क्योंकि फैटी एसिड और अल्कोहल के बीच में ईस्टर बॉन्ड बताया था, तो यहाँ में भी ईस्टर बॉन्ड ही रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, phospholipids are amphipathic, that is they are both polar and non-polar। बच्चों जो भी चीज कोई पोलर होता है तो पोलर और कोई नॉन पोलर भी होता है, तो जो दोनों होगा उसको एम्फिफैटिक कहते हैं। ये देख लो यहाँ पे, इसमें ये वाला पार्ट पोलर है और ये वाले पार्ट्स नॉन पोलर है, तो जो भी कोई मॉलिक्यूल पोलर भी होता है नॉन पोलर भी होता है उसको एम्फिफैटिक कहते हैं। तो इसलिए याद रखना फॉस्फोलिपिड जो है वो एम्फिफैटिक। नाउ सी हियर, ये मैंने आप लोगों को कहा था कि फॉस्फोलिपिड होगा दो तरह का, एक होगा ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड और जिसमें अल्कोहल होता है ग्लिसरॉल, और दूसरा बताया था मैंने आप लोगों को स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। तो अब इसका सेकेंड टाइप लिख लेना, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। और यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना स्फिंगोलिपिड्स। तो इसमें लिख लेना दे कंटेन sphingosine as alcohol। इनमें अल्कोहल जो है वो स्फिंगोसाइन होता है। दैट मींस हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि जो स्फिंगोलिपिड होगा और ये बराबर होगा स्फिंगोसाइन, और बच्चों उधर में ग्लाइसरॉल था इसीलिए ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड, और इधर में स्फिंगोसाइन है इसीलिए स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, और प्लस इसमें फैटी एसिड होगा और प्लस इसमें यहाँ में फॉस्फेट होगा, और बच्चों प्लस इसमें यहाँ में कोलिन होगा, या आप लोग लिख सकते हैं फॉस्फोकोलिन भी, और ये इन स्फिंगोलिपिड का कंपोजिशन है। अब स्फिंगोलिपिड और ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड में डिफरेंस है अल्कोहल का, उधर में अल्कोहल ग्लाइसरॉल है और यहाँ में अल्कोहल स्फिंगोसाइन, और इसका एग्जांपल जो है यू विल राइट स्फिंगोमाइलिन। तो स्फिंगोमाइलिन इज एग्जांपल ऑफ स्फिंगोफॉस्फोलिपिड या स्फिंगोलिपिड्स। आर यू डन विद दिस? अरे हो गया ये?
Yes, sir. तो अब लिख लो बच्चों, इधर मैं लिखो स्फिंगोलिपिड्स are complex type of lipids. Complex type of lipids present in nervous tissue. और ये आप लोगों का एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। Sphingolipids are complex type of lipids present in nervous tissue. और एनसीईआरटी ने इनका नाम नहीं लिया है। एनसीईआरटी ने कहा है कि देयर आर सम कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लिपिड व्हिच आर प्रेजेंट इन नर्वस टिश्यू, बट वो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लिपिड का नाम जो है वो स्फिंगोलिपिड है। तो इसमें लिख लेना स्फिंगोलिपिड्स for example sphingomyelin are present in myelin sheath। और बच्चों myelin sheath एक इंसुलेटिंग कवर होता है। myelin sheath of myelinated nerve fibers। और myelinated nerve fibers को हम लोग also mediated nerve fiber कहते हैं। Sphingolipids, for example, sphingomyelin, are present in myelin sheath and insulating cover of myelinated nerve fibers. Done? अब देख लो बच्चों, हम लोगों का जो आप लोग देखो, आप लोगों का घर पे अभी फैन चल रहा होगा और वो फैन जो है उसको करंट मिल रहा है और वो करंट मिलके वो फैन जो है अपना काम कर रहा है। अभी देख लो साइमल्टेनियसली आप लोगों का जो है हाथ जो है अभी काम कर रहा है और वो हाथ जो है वो लिखते जा रहा है। तो अब वो हाथ जो है आपका काम कर रहा है ब्रेन की वजह से। तो अब वो ब्रेन करंट प्रोड्यूस करता है और वो करंट वो भेजता है वायर्स के थ्रू। और जैसे आप लोगों के घर में देखो वायर होगा और वो वायर फैन तक जा रहा होगा और वो वायर करंट कैरी कर रहा है और फैन जो है काम कर रहे हैं उसके ब्लेड्स। तो वैसे ही हमारे दिमाग में करंट प्रोड्यूस होता है और वो करंट जाता है किसी भी बॉडी पार्ट की तरफ और वो बॉडी पार्ट काम करता है। अब ब्रेन से करंट ले जाता है वायर्स। ये सपोज मेरे हाथ में वायर है तो वैसे ही ले जाएगा ब्रेन से वायर और उन ब्रेन के वायर्स को कहते हैं नर्व्स। अब देखो बच्चों, ये मेरे पास ये वायर है और इसमें अंदर कॉपर वायर है, लेकिन उस कॉपर वायर को बाहर में प्लास्टिक से कवर करा गया। अब बता दो मुझे, वो जो अंदर मेटल है उसमें कंडक्टिंग पार्ट है, क्या अब वो इंसुलेटेड है या वो नॉन इंसुलेटेड है? अगर ये वाला हाथ में मेरा देखोगे, क्या ये इंसुलेटेड है या नॉन इंसुलेटेड है? अगर प्लास्टिक से कवर करा गया है अंदर वाले मेटल को, क्या ये इंसुलेटेड है या नॉन इंसुलेटेड है? ये वाला वायर इंसुलेटेड हो गया, कवर्ड वायर, ताकि करंट जो है वो लॉस ना हो जाए। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी में भी कुछ वायर्स कवर्ड रहती है और कुछ वायर्स अनकवर्ड रहती है। कुछ नर्व्स अनकवर्ड रहती है और कुछ रहती है कवर्ड। और ये जो नर्व्स जिनका कवर रहता है उनको कहते हैं माइलिनेटेड या मिडलेटेड नर्व फाइबर्स। और वहां में जो इनका शीथ बनाता है, कवर बनाता है, वो लिपिड का बना होता है और उस लिपिड का नाम है स्फिंगोमाइलिन, उसका नाम है स्फिंगोलिपिड। और यही स्फिंगोलिपिड जाके फिर हमारे नर्व्स को कवर करता है और ताकि उससे करंट लॉस ना हो जाए। और इसीलिए याद रखना, एनसीईआरटी ने ये पॉइंट लिखा है कि स्फिंगोलिपिड्स आर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लिपिड प्रेजेंट इन द नर्वस टिश्यू। और वो बेसिकली ये बोल रहा है माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। तो अब देख लो आप इधर,
ये अगर सपोज मैं इधर में स्फिंगोसाइन एक अल्कोहल बनाऊं और दिस इज द स्फिंगोसाइन, ये अल्कोहल है। तो बच्चों इस अल्कोहल स्फिंगोसाइन के साथ अब यहाँ में फैटी एसिड अटैच रहेगा, तो मैं ये कहूंगा कि ये अल्कोहल है। इसको बाहर निकालना, ये अल्कोहल जो है और इसके साथ अब फैटी एसिड बाइंड होगा, तो मैं कहूंगा यहाँ में फैटी एसिड है। और बच्चों प्लस यहाँ में फॉस्फेट आएगा और फॉस्फेट के साथ इधर में कोलिन जुड़ जाएगा, और जब फॉस्फेट भी आएगा कोलिन भी आएगा, तो इस वाले लिपिड को हम लोग कहेंगे स्फिंगोमाइलिन। तो तभी मैंने आप लोगों को कहा था इनमें स्फिंगोसाइन होता है, फैटी एसिड होता है, फॉस्फेट होता है, कोलिन होता है, और जब ये मिल जाएगा बनेगा स्फिंगोफॉस्फेटिडिपेट। और वही ये अल्कोहल है और ये फैटी एसिड है, फॉस्फेट है, कोलिन है, और नाम देंगे स्फिंगोमाइलिन। So this was regarding the first type of the complex lipid, और जो फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड था। तो अब हमें सेकेंड टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड देखना है, एंड दैट इज ग्लाइकोलिपिड्स। और ग्लाइकोलिपिड में लिख लेना दे आर conjugation of lipids and carbohydrates। ग्लाई वर्ड लिया है कार्बोहाइड्रेट से और लिपिड वर्ड लिया है लिपिड से। तो इसका मतलब क्या है कि ग्लाइकोलिपिड जो है एंड दे विल बी इक्वल टू लिपिड और प्लस कार्बोहाइड्रेट। सो ग्लाइकोलिपिड होगा लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। आर यू डन विद दिस? तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना आप, एग्जाम्पल लिख लेना। एक एग्जाम्पल था इसका सेरेब्रोसाइड, और बच्चों दूसरा एग्जाम्पल था गैंग्लियोसाइड। और इसमें से हम लोग पहला वाला देखेंगे और वो है सेरेब्रोसाइड। तो सेरेब्रोसाइड में लिख लेना दे कंटेन a monosaccharide। They contain a monosaccharide attached to lipids। तो ये तो पहला पॉइंट है इसका इंपॉर्टेंट। और दूसरा पॉइंट याद रखना है, दे आर प्रेजेंट इन व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन। और या तो आप लोग CNS लिख लेना। और बच्चों CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दे आर प्रेजेंट इन व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन। और ब्रेन का ब्रैकेट में ब्रेन इज द पार्ट ऑफ CNS, और CNS का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें मोनोसैकेराइड होता है।
और हमारा ब्रेन का दो कलरेशन होता है। तो अंदर वाला कलरेशन व्हाइट होता है और बाहर वाला कलरेशन ग्रे होता है। और अंदर वाले पोर्शन को कहते हैं व्हाइट मैटर और बाहर वाले पोर्शन को कहते हैं ग्रे मैटर। तो उस व्हाइट मैटर में ये सेरेब्रोसाइट प्रेजेंट होता है। तो अब आप लोगों को मैं इसका स्ट्रक्चर बता दूंगा। इसमें भी अल्कोहल स्फिंगोसाइन ही होता है। तो मैं यहाँ पे स्फिंगोसाइन लिखूंगा। और ये स्फिंगोसाइन अल्कोहल जो है इसमें प्रेजेंट होगा अब फैटी एसिड, C डबल बॉन्ड O R1 और बच्चों प्लस इसमें यहाँ में होगा मोनोसैकेराइड। और वो मोनोसैकेराइड जो होगा वो होगा गैलेक्टोज। और ये गैलेक्टोज यहाँ प्रेजेंट होने से बन जाएगा ये सेरेब्रोसाइट। क्लियर? और अब ये गैलेक्टोज हमारे ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए इस गैलेक्टोज को कहते हैं हम लोग ब्रेन शुगर। देखो गैलेक्टोज इज अ मोनोसैकेराइड। ये मैंने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट में सिखाया था। गैलेक्टोज इज अ मोनोसैकेराइड and is also called as brain sugar because ये सेरेब्रोसाइट के अंदर है और ये सेरेब्रोसाइट ब्रेन के अंदर है। तो ब्रेन के अंदर सेरेब्रोसाइट में मोनोसैकेराइड होता है और वो गैलेक्टोज होगा। कभी कभार ग्लूकोज भी होता है। अगर ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोज सेरेब्रोसाइट और अगर गैलेक्टोज होगा तो गैलेक्टोज सेरेब्रोसाइट। तो ये है पहला वाला एग्जाम्पल और जिसको हम लोग कहते हैं सेरेब्रोसाइट। और अब दूसरा एग्जाम्पल देख लो जरा, गैंग्लियोसाइट। शुड आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? नो रेस्पॉन्स एज यूजुअल। गैंग्लियोसाइट और गैंग्लियोसाइट में लिख लेना they contain an oligosaccharide. They contain an oligosaccharide attached to किसी बच्चे का रह गया था वो मैंने रिटर्न बैक कर दिया। तो अब आप लोग नेक्स्ट लिख लेना they contain an oligosaccharide attached to lipids। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना they are present in gray matter of brain। they are present in gray matter of brain। और इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा होगा, वही होगा। अगर मैं स्फिंगोसाइन ले लूं आपको इधर, और ये स्फिंगोसाइन जो है और इधर में यहाँ में C डबल बॉन्ड O होगा
R1 होगा और बच्चों इधर में ओलिगोसैकेराइड होगा। ओलिगोसैकेराइड आपको मैंने कार्बोहाइड्रेट में सिखाया था कि 2 से 9 तक जब मोनोसैकेराइड होगा उसको ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। तो यहाँ में हम लोग लेंगे जैसे गैलेक्टोज है, या इसके साथ अटैच रहेगा फ्रुक्टोज, इसके साथ अटैच रहेगा फिकोज। तो अब एक ही मोनोसैकेराइड नहीं रहेगा, तो वो 2-3 जो है एक साथ रहेंगे। तो जब मोनोसैकेराइड 2 से लेके 9 तक होता है अटैच, तो बच्चों उसको कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। और जब ओलिगोसैकेराइड होगा तो उसको हम लोग कहते हैं गैंग्लियोसाइड। ब्रेन का बाहर वाला हिस्सा होता है ग्रे मैटर और अंदर वाला हिस्सा होता है व्हाइट मैटर। और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है इधर गैलेक्टोज, और ये मोनोसैकेराइड। और बच्चों जो ये वाला पार्ट है, और दिस इज ओलिगोसैकेराइड। तो यहाँ पे आप लिख के रख लेना, ये मैं आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ाऊंगा। ब्रेन हैज 2 regions, that is outer gray matter and inner white matter. क्लियर? अब किसमें मोनोसैकेराइड होता है, सेरेब्रोसाइट में या गैंग्लियोसाइट में? बच्चों मोनोसैकेराइड किसमें होता है? मोनोसैकेराइड सेरेब्रोसाइट में होता है या गैंग्लियोसाइट में होता है? अरे मोनोसैकेराइड सेरेब्रोसाइट में मोनोसैकेराइड होता है ना, और गैंग्लियोसाइट में क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड। तो ये मेन डिफरेंस है। और प्लस ये वाला प्रेजेंट होता है व्हाइट मैटर में और ये वाला प्रेजेंट होता है ग्रे मैटर में। एंड दिस वाज द सेकंड टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। और पहला था फॉस्फोलिपिड, दूसरा था ग्लाइकोलिपिड। तो अब हमें कॉम्प्लेक्स लिपिड का तीसरा वाला टाइप देखना है। तो बच्चों तीसरा वाला टाइप जो कॉम्प्लेक्स लिपिड का था, एंड दैट वाज लाइपोप्रोटीन्स। इसमें लिख लेना दे आर द कंजुगेशन ऑफ lipids and proteins. तो मीन्स लाइपोप्रोटीन जो होंगे उसमें लिपिड मिलेगा और प्लस प्रोटीन मिलेगा। और एग्जांपल लिख लेना आप, काइलोमाइक्रॉन्स। और इस काइलोमाइक्रॉन में लिख लेना lipoproteins formed in intestine. और एक लिख लेना आपको LDL। मैंने आपको प्रोटीन में LDL का फुल फॉर्म बताया था ना? व्हाट वाज LDL? यस सर। क्या था LDL?
low density sir, lipoprotein. वेरी गुड, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और इस एलडीएल को हम ऑल्सो कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। और बच्चों एचडीएल, और इसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और यहाँ पे आप लोग लिख के रख लेना नोट में, LDL is bad cholesterol as it increases blood cholesterol। और यहाँ पे लिख लेना HDL is good cholesterol as it decreases blood cholesterol। तो जरा ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना हमारे लिए अच्छा है या खराब है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हमारे लिए अच्छा है या खराब है? खराब है सर। खराब है। तो एलडीएल जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, इसीलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और एचडीएल ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करता है, तो इसीलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। Are you done with this? So this was all about the complex lipids, compound lipids। और कंपाउंड लिपिड में फॉस्फोलिपिड था, और फॉस्फोलिपिड में दो तरह का था, एक ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड और एक बताया था आपको स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। और कॉम्प्लेक्स लिपिड के अंदर दूसरा टाइप था ग्लाइकोलिपिड, और जो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। और अगर मोनोसेकेराइड होगा सेरिब्रोसाइड, और बच्चों अगर ओलिगोसेकेराइड होगा गैंग्लियोसाइड। और प्लस लाइपोप्रोटीन में लिपिड और प्रोटीन का कंजुगेशन होगा। तो काइलोमाइक्रॉन है, एलडीएल है, एचडीएल है, वो एग्जांपल है लाइपोप्रोटीन का। अब लिपिड का जो लास्ट वाला टाइप जो है, और वो है डेराइव्ड लिपिड्स। और डेराइव्ड लिपिड में लिख लेना they are the lipids obtained from simple or complex lipids। Yeah, the lipids obtained from simple or complex lipids। Done? और इसमें the compounds that have lipid-like non-polar nature या non-polar property are also included in derived lipids। तो अब बच्चों इसका एग्जाम्पल जो था आप लोगों को मैंने लिखाया था
एक इसमें स्टेरॉइड्स लिखा था और दूसरा एग्जांपल मैंने आप लोगों को टर्पेनॉइड्स लिखा है और बच्चों तीसरा एग्जांपल लिखा था प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब जो भी हमें मिलेगा सिंपल से या कॉम्प्लेक्स लिपिड से जो मैंने आपको पढ़ाया तो उनको हम डिराइव करें, या कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें लिपिड जैसा नॉन पोलर नेचर है तो बच्चों उनको भी हम रखते हैं डिराइव्ड लिपिड्स में। तो एग्जांपल स्टेरॉइड है, टर्पेनॉइड है, प्रोस्टाग्लैंडिन है। तो इसमें से हम लोग पहला वाला देखेंगे और वो है स्टेरॉइड्स। देखो they are lipid like non-polar compounds. They are lipid like non-polar compounds और इनमें जो है ना they contain a steroid ring और बच्चों वो स्टेरॉइड रिंग का पूरा नाम जो है साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन। साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, they may be sterols और यहाँ पे लिख लेना if OH group is present, if alcoholic group is present। और स्टीरोन्स और बच्चों यहाँ में लिख लेना if ketonic group is present। अब इनके स्टेरॉइड के रिंग में या तो OH होगा और अगर स्टेरॉइड के रिंग में OH होगा तो कहेंगे स्टीरोल और अगर स्टेरॉइड के रिंग में होगा कीटोनिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O तो कहेंगे स्टेरोन्स। तो दैट मींस स्टेरॉइड स्टेरॉल हो सकता है, स्टेरॉइड स्टेरोन हो सकता है। Are you done with this? यस सर। अब देखो इधर बच्चों, यहाँ में अगर मैं आप लोगों को ये स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो स्टेरॉइड के स्ट्रक्चर में ऐसे एक रिंग होता है और उसके साथ फिर दूसरा रिंग फ्यूज होता है और फिर यहाँ पे एक और 6 मेंबर रिंग फ्यूज होता है और फिर यहाँ में एक 5 मेंबर रिंग फ्यूज होता है। तो ये रिंग फर्स्ट होगा, ये रिंग सेकंड होगा, ये रिंग थर्ड होगा और बच्चों ये रिंग फोर्थ होगा। और जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम स्टेरॉइड रिंग कहते हैं। और ये स्टेरॉइड रिंग जो है फ्यूजन ऑफ 4 रिंग्स। और जो ये रिंग ये वाला रिंग 4 जो है इसको हम लोग साइक्लोपेंटेनो कहते हैं, साइक्लोपेंटेन। और तभी नाम पड़ा है इसका साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन रिंग, बिकॉज ये पेंटेन है और साइक्लोपेंटेन है। तो इसमें आप लोग लिख लेना द एग्जांपल्स ऑफ
the examples of sterones are testosterone और बच्चों प्रोजेस्टेरोन या एल्डोस्टेरोन। तो मीन्स इनमें कीटोनिक ग्रुप होगा। और द एग्जांपल्स ऑफ स्टेरॉल्स और कोलेस्ट्रॉल और बच्चों एर्गोस्टेरॉल भी होता है और लिख सकते हैं कैप्रोस्टेरॉल। अब देख लो आप इधर, ऑल जब भी आए लास्ट में उसमें अल्कोहल होगा और जब भी ओन आए लास्ट में तो उसको कीटोन होगा। तो देखो ओन है मतलब कीटोन, कीटोन, कीटोन और इसमें ऑल है अल्कोहल, ऑल अल्कोहल, ऑल अल्कोहल। तो ये वाले स्टेरॉल्स है और ऊपर वाला जो है वो स्टेरोन्स है। टेस्टोस्टेरोन जो है मेल सेक्स हार्मोन होता है और प्रोजेस्टेरोन फीमेल में बनता है और एल्डोस्टेरोन दोनों में बनता है, मेल में भी फीमेल में भी। हार्मोन का मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं आप लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा। आर यू डन विद दिस? तो इसमें से हमें कुछ कुछ कंपाउंड का एग्जांपल देखना है, तो वो लिख लेना आप। या चलो चलो एक और लिख लेना आप, डायोस्टेनिन, डायोस्टेनिन इज अ स्टेरॉइडल कंपाउंड। Diazonin is a steroidal compound that is obtained from Dioscorea. Dioscorea के ब्रैकेट में लिख लेना yam plant. Diazonin is a steroidal compound that is obtained from Dioscorea yam plant and is used in anti-fertility pills. Anti-fertility pills for birth control. बच्चों बर्थ कंट्रोल का मतलब होता है अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना। तो अगर सपोज बच्चा नहीं चाहिए तो बच्चा नहीं चाहने के लिए अब एग और स्पर्म को मिलने नहीं देना है, तो उनके लिए डिफरेंट बर्थ कंट्रोल का यूज करा जाता है। तो एक पिल्स होता है, तो पिल्स में जैसे डायोस्जेनिन है एक स्टेरॉइडल कंपाउंड है, तो वो फर्टिलाइजेशन होने नहीं देता है और फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक देता है। तो इसीलिए वो पिल्स जो फर्टिलाइजेशन को रोक देंगे उनको कहेंगे एंटी फर्टिलिटी पिल्स। और वो एंटी फर्टिलिटी पिल्स यूज करा जाता है बर्थ कंट्रोल के लिए, मतलब बच्चे ज्यादा ना हो जाए। और उसमें से एक कंपाउंड का नाम है डायोस्जेनिन और डायोस्जेनिन स्टेरॉइड है और मिलता है डायोस्कोरिया से और डायोस्कोरिया का कॉमन नेम जो है वो यम प्लांट। इज दिस क्लियर? यस सर। तो अब आप लोग नेक्स्ट वाला जो है उधर में आप सब हेडिंग कर लेना और लिख लेना एग्जांपल्स ऑफ स्टेरॉल्स या स्टेरॉइड्स लिख लेना। चलो स्टेरॉल्स, उनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए और वो पहला हमें लेना है कोलेस्ट्रॉल का। और कोलेस्ट्रॉल में लिख लेना इट इज अ 27 कार्बन एटम कंपाउंड that is formed of 4 fused rings
वो रिंग्स होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब देखो बच्चों, मैं दोबारा से वही स्टेरॉइड ही बनाऊंगा और यहाँ मैं स्टेरॉइड बनाऊंगा और ये इसके 4 फ्यूज रिंग्स है। ये एक रिंग है और ये इसका दूसरा रिंग है और ये इसका तीसरा रिंग है और ये इसका चौथा रिंग है। और इसमें यहाँ में मिथाइल ग्रुप होता है और बच्चों इधर में भी मिथाइल ग्रुप होता है और इधर में एक साइड चेन होता है। और यहाँ में भी एक साइड चेन मिथाइल ग्रुप। तो प्लस यहाँ में डबल बॉन्ड होता है इधर में और बच्चों इधर में OH होता है। और अब देख लो आप, ये रिंग जो है फर्स्ट होगा और ये रिंग सेकेंड है और ये रिंग थर्ड है और ये रिंग फोर्थ है और ये इसमें एक साइड चेन होगा। अब गिन लो इसमें कार्बन एटम। ये वाला एक हो गया कार्बन एटम, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो ये इसके 27 कार्बन एटम्स हैं और प्लस इसमें 4 रिंग्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। और ये स्ट्रक्चर जो होगा दिस विल बी ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और ये स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी से याद रखना है बिकॉज इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। और ये एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन अराइज होता है, कितने कार्बन एटम है, कितने रिंग्स हैं। और अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना यहाँ में, कोलेस्ट्रॉल इज। और एनसीईआरटी ने पहले जो पुराना एडिशन है डबल बॉन्ड नहीं दिया था, तो अब उसने नया एडिशन में डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करा है। तो लिखो, जैसे एनसीईआरटी अगर आप देखोगे, एनसीईआरटी में ये वाला स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज मिलेगा ही नहीं आपको इधर लेसिथिन के स्ट्रक्चर में। लेकिन बच्चों आप लोगों को याद रखना है, जब नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होता है तो चार्ज नहीं आएगा, लेकिन नाइट्रोजन का वैलेंसी जब चार्ज होगा 4, 1, 2, 3, 4 तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एनसीईआरटी के डायग्राम में आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगा, वो गलत है। और इसी तरीके से एनसीईआरटी ने पुराने वाले एडिशन में इधर डबल बॉन्ड नहीं डाला था, तो लेकिन अब जो नया वाला एडिशन है उसमें डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करा है। सो लिखो, कोलेस्ट्रॉल इज मोस्ट decorated biomicromolecule, is most decorated micromolecule या micromolecule या microbiomolecule। और next point you can write there, cholesterol is present in blood, ब्लड में भी रहता है और बच्चों कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन में भी रहता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में भी रहता है और कोलेस्ट्रॉल हमारे सेल मेम्ब्रेन का भी कंपोनेंट है। Are you done with this? Yes sir. अब कितने कार्बन एटम होते हैं कोलेस्ट्रॉल में? 27 sir. 27 कार्बन एटम होता है। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग, cholesterol is used for the synthesis of
synthesis of, और लिख लेना विटामिन D3, comma bile acids and bile salt, comma यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स। और स्टेरॉइड हार्मोन जैसे आप लोगों को मैंने ऊपर बताया था, जैसे टेस्टोस्टेरोन है या प्रोजेस्टेरोन है या एस्ट्रोजन है, तो बच्चों उन सब से ये कोलेस्ट्रॉल बनता है। बिकॉज 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, और 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को हम प्रोविटामिन डी भी कहेंगे। 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल is an intermediate of cholesterol breakdown. Seven dihydro cholesterol is an intermediate of cholesterol breakdown that is used, that is converted to विटामिन D3। और बच्चों विटामिन D3 का पूरा नाम है कॉलीकैल्सिफेरॉल। Seven dihydro cholesterol is an intermediate of cholesterol breakdown that is converted to vitamin D3। और विटामिन D3 मतलब कॉलीकैल्सिफेरॉल in skin under the presence of UV light। अब मैं आपको समझा दूंगा ये मतलब क्या बताया मैंने। हम लोगों का बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है मेन मॉलिक्यूल, और बच्चों ये कोलेस्ट्रॉल का जब ब्रेक डाउन होता है तो इसका मल्टी स्टेप रिएक्शन से ब्रेक डाउन होता है, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और इसका एक इंटरमीडिएट है, उस इंटरमीडिएट का नाम है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। और ये 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल अब लीवर से निकलेगा, क्योंकि लीवर में कोलेस्ट्रॉल का ब्रेक डाउन होता है, और लीवर से निकल के ये स्किन में जाएगा, और जब ये स्किन में जाएगा तो अब उस स्किन में जो है आना चाहिए यूवी लाइट, सनलाइट आना चाहिए, और ये लोकेशन जो है वो स्किन होगा, और बच्चों इधर से बनेगा विटामिन D3। और जिस विटामिन D3 को हम लोग ऑल्सो कहते हैं कॉलीकैल्सिफेरॉल। तो अब एग्जैक्टली जो प्रिकर्सर है वो है कोलेस्ट्रॉल, लेकिन कोलेस्ट्रॉल पहले ब्रेक डाउन होता है और फिर उससे एक इंटरमीडिएट मिलता है, और उस इंटरमीडिएट को हम लोग कहते हैं 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल स्किन में आता है और यूवी लाइट आता है, और फिर जाके वो विटामिन D3 बनता है। अब क्या है कॉमन नेम ऑफ विटामिन D3? व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ विटामिन D3? कॉलीकैल्सिफेरॉल। कॉल मतलब लिया है कोलेस्ट्रॉल से, और कैल्सिफेरॉल बेसिकली विटामिन डी होता है, और जो कोलेस्ट्रॉल से मिलता है कैल्सिफेरॉल उसको D3 कहते हैं, तो कहेंगे कॉलीकैल्सिफेरॉल। और ये था पहला एग्जाम्पल स्टेरॉइड्स का जो मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल बताया था। तो इसी तरीके से अब सेकेंड एग्जाम्पल जो है यू विल राइट देयर एर्गोस्टेरोन। और एर्गोस्टेरॉल में लिख लेना इट इज obtained from ergot। और ergot मतलब याद रख लेना एज सब्सटेंस produced by fungus Claviceps purpurea।
एक फंगस है, उसका नाम है क्लाइविसेप्स पर्प्यूरिया, और वो ये सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है एर्गोट, और इस एर्गोट से एक कोलेस्ट्रॉल, एक स्टेरॉल मिलता है और उसका नाम है एर्गोस्टेरॉल। तो बच्चों एर्गोस्टेरॉल यूज्ड होता है, इट इज यूज्ड, या इट इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन D2, और इस विटामिन D2 को हम लोग एर्गो कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं। बच्चों जो कोलेस्ट्रॉल से मिलता है विटामिन D2, उसको कोलिकैल्सिफेरॉल कहते हैं और उसको विटामिन D3 कहते हैं, लेकिन जो एर्गोस्टेरॉल से मिलता है विटामिन डी, उसको विटामिन D2 कहते हैं और उसका नाम है एर्गोकैल्सिफेरॉल। कोलेस्ट्रॉल से विटामिन D3, एर्गोस्टेरॉल से विटामिन D2, विटामिन D2 का एर्गोकैल्सिफेरॉल, और जो कोलेस्ट्रॉल से मिलता है उसको कोलिकैल्सिफेरॉल। Are you done with this? Yes, sir. तो नेक्स्ट वाला जो है तीसरा एग्जांपल लिख लेना, कैप्रोस्टेरॉल। और कैप्रोस्टेरॉल में लिख लेना, इट इज obtained from cholesterol. It is obtained from cholesterol in gut या in intestine, by bacteria, और लिख लेना it is present in our faces। और बच्चों फेसेस को हम लोग कहेंगे फेकल मैटर भी या वेस्ट मैटर भी। कोलेस्ट्रॉल बनता है लीवर में, और फिर लीवर डालता है बाइल, और बाइल डालेगा वो इंटेस्टाइन में, और उस बाइल से कोलेस्ट्रॉल भी आता है। उस कोलेस्ट्रॉल पे इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया अटैक करता है और बनाता है इसको कैप्रोस्टेरॉल, और वो कैप्रोस्टेरॉल हमारे फेसेस के साथ बाहर आता है वेस्ट मैटर के साथ। और जब भी कैप्रो वर्ड आए तो कैप्रो वर्ड याद रख लेना, इट विल बी रिलेटेड टू द फेकल मैटर, इट विल बी रिलेटेड टू द फेसेस। तो इसीलिए ये कैप्रोस्टेरॉल बेसिकली कोलेस्ट्रॉल से ही मिलता है, लेकिन फेकल मैटर से बाहर आता है। Are you done with this? सो बच्चों ये था रिगार्डिंग स्टेरॉइड्स के बारे में, ये वाला डेराइड लिपिड, और डेराइड लिपिड का पहला एग्जांपल स्टेरॉइड था। अब देखो डेराइड लिपिड का सेकंड एग्जांपल टर्पेनॉइड है और तीसरा एग्जांपल प्रोस्टाग्लैंडिन है। तो पहले मैंने ये स्टेरॉइड बताया आप लोगों को कि स्टेरॉइड में स्टेरॉइड रिंग होता है, और स्टेरॉइड रिंग में या तो कीटोनिक ग्रुप होगा या तो अल्कोहलिक ग्रुप होगा। अगर कीटोन होगा स्टेरोन, अगर अल्कोहल होगा स्टेरॉल। स्टेरोन का एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, और स्टेरॉल का कोलेस्ट्रॉल, एर्गोस्टेरॉल, कैप्रोस्टेरॉल। और फिर बताया था मैंने ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, देखो इसमें OH आया, तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल को हम स्टेरॉल कहेंगे। और इसी स्टेरॉल का दूसरा एग्जांपल बताया था एर्गोस्टेरॉल, जो विटामिन D2 का प्रिकर्सर होता है, और फिर कैप्रोस्टेरॉल जो फेकल मैटर में मिलता है। और अब आप लोग नेक्स्ट वाला एग्जांपल जो है लिख लेना इसका टर्पिनॉइड्स का। तो ये वाला पहला एग्जांपल था और जिनका नाम था स्टेरॉइड्स, तो दूसरा एग्जांपल लिख लेना टर्पिनॉइड्स। और इन टर्पिनॉइड्स को हम लोग टर्पीन्स भी कहते हैं, और बच्चों इनको हम लोग आइसोप्रिनॉइड्स भी कहते हैं। टर्पिनॉइड्स या टर्पीन्स या आइसोप्रिनॉइड्स,
और इसमें लिखना दे आर नॉन पोलर compounds. They are non-polar compounds like lipids, or they are produced from a 5-carbon compound known as isoprene. और आइसोप्रीन यहाँ पे याद रखना वो कुछ ऐसे कंपाउंड होगा, 4 कार्बन 5 कार्बन होता है उसमें, और ये यहाँ में डबल बॉन्ड होता है और ये यहाँ में सिंगल बॉन्ड होता है, और फिर यहाँ में और डबल बॉन्ड होता है। और बच्चों यहाँ में CH3 होता है, और इस कंपाउंड को हम लोग आइसोप्रीन कहते हैं। और इसी आइसोप्रीन से फिर हमें टर्पेनॉइड्स मिलता है। तो इन टर्पेनॉइड्स का एग्जांपल जो है याद रख लेना आप, एक आप लोगों को कैरोटीनॉइड्स याद रखना है। और जैसे कैरोटीनॉइड्स में आएगा कैरोटीन, और बच्चों जैसे कैरोटीन में आएगा जैसे कैरोटीनॉइड्स में आएगा ज़ेंथोफिल्स। और फिर आप लोग लिख सकते हैं जैसे विटामिन, और विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, और वो भी होता है ये टर्पेनॉइड्स। और जैसे मेंथॉल है जो गला वगैरह साफ कर देता है अगर पेन वगैरह होगा कुछ, तो वो भी एक टर्पेनॉइड। कैरोटीनॉइड में कैरोटीन आएगा, ज़ेंथोफिल आएगा, विटामिन ए, ई, के वो भी टर्पेनॉइड ही होता है, और मेंथॉल भी बच्चों टर्पेनॉइड होता है। Are you done with this? हो गया ये? Yes, sir. तो अब इसका तीसरा एग्जांपल लिख लेना आप लोग, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, डिराइव्ड लिपिड का। और डिराइव्ड लिपिड का तीसरा एग्जांपल प्रोस्टाग्लैंडिन होगा। सो इसमें लिख लेना दे आर 20 carbon atom compounds. There are 20 carbon atom compounds that are obtained from arachidonic acid. बच्चों एराकिडोनिक एसिड में कितना में ये था कार्बन एटम था? 27, sir. अरे नहीं भाई 20 था, 20 कार्बन एटम फैटी एसिड। एराकिडोनिक एसिड मैंने एसेंशियल फैटी एसिड में बताया था पॉलीअनसैचुरेटेड में, और 20 कार्बन था, और इन प्रोस्टाग्लैंडिन में भी 20 कार्बन एटम होता है। और यहाँ पे लिख लेना दे act as local hormones as their action is on neighboring cells. ये दूर तक नहीं जाता है, और जो इसके बगल वाला सेल है उसी का टारगेट, वही उसका टारगेट होता है। तो वो हार्मोन जो दूर तक नहीं जाता है और एडजेसेंट सेल्स पे टारगेट करता है, तो उनको लोकल हार्मोन्स कहते हैं। और यहाँ पे लिख लेना दे हेल्प इन कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। और स्मूथ मसल का कंट्रैक्शन कहाँ कहाँ पे? यूटेरस में, बच्चों रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और हम लोगों का जो इंटेस्टाइन वगैरह होगा उसमें भी स्मूथ मसल का कंट्रैक्शन करता है। तो ये इनका काम है। 20 कार्बन एटम है, लोकल हार्मोन है। एराकिडोनिक एसिड एक 20 कार्बन एटम फैटी एसिड पढ़ाया था आप लोगों का, वो इसका प्रिकर्सर है, उसी से बनता है ये। और प्लस टारगेट ज्यादा दूर नहीं होता है, नेबरिंग पे ही अटैक होता है,
और कंट्रैक्शन कराता है स्मूथ मसल का यूट्रस में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और इंटेस्टाइन में। आर यू डन विद दिस? बच्चों हो गया ये? No, sir. Yes, sir. चलो, किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं है? I will end this meeting now. Take care. Thank you, sir.